सभी बच्चों को मेरा नमस्कार और मैं डॉक्टर सोलता बरगोत्या फिर से आपको स्टीरियो की केमिस्ट्री में स्वागत करती हूँ। और हम पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को मैं फिर से जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है उसका हम कुछ फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। हमने एक तरफ डिस्कस किया था एनेंशियोमर्स और एक तरफ हमने उसको डिवाइड किया था डायस्टीरियोमर्स। एनेंशियोमर के बारे में डिस्कशन में हमने ये पढ़ा था कि एनेंशियो दो वर्ड्स से मिलके बना है। एक होता है ऑपोजिट और एनेंशियो मतलब वर्ड होता है ऑपोजिट और मर्स मतलब होता है यूनिट। तो ऐसे दो यूनिट्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करे, यानी अगर अल्फा एंगल राइट है तो दूसरा जो है वो अल्फा एंगल ही लेफ्ट में रोटेट करे। तो इस तरह के जो हमें आइसोमर्स मिलते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, उनको हमने एनेंशियोमर्स के रूप में क्लासिफाई किया था। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डायस्टीरियोमर्स। तो आइए हम सबसे पहले डायस्टीरियोमर के बारे में बात करते हैं। डायस्टीरियोमर्स हम पढ़ रहे हैं आज डायस्टीरियोमर्स। अब बच्चों डायस्टीरियोमर्स की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो मैं ये कह सकती हूँ कि स्टीरियोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स which are not the mirror images of each other are called डायस्टीरियोमर्स। यानी ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं हैं उनको हम कहते हैं डायस्टीरियोमर्स। तो मैं एक डेफिनेशन लिख देती हूँ। स्टीरियो आइसोमर्स which are not the mirror images of each other are called डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने डायस्टीरियोमर्स को स्टीरियो आइसोमर्स कहा है, लेकिन जब पिछली क्लास में आप ध्यान देंगे तो हमने एनेंशियोमर्स को खाली ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्लासिफाई किया था। वो इसलिए क्योंकि डायस्टीरियोमर्स में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी इंक्लूड करते हैं। बहुत सारे ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं जो डायस्टीरियोमर की तरह जो है हमें दिखते हैं या मिलते हैं, इसलिए हमने डायस्टीरियोमर को स्टीरियो आइसोमर्स नाम दिया है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कौन से एनेंशियोमर है और कौन से डायस्टीरियोमर्स हैं। जैसे कि मेरे पास है ठीक है, मैंने ये फर्स्ट एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल को अगर हम नेमिंग करें तो ये है 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, इस कंपाउंड में हमारे पास दो कायरल कार्बन है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब मैं इसको स्टैंडिंग फॉर्म में ड्रॉ करती हूँ और इसके मिरर इमेजेस बनाती हूँ। जैसे फर्स्ट जो हमारी इमेज है वो इस तरह से है। ये हमारे पास दो कायरल कार्बन है, फर्स्ट फॉर्म को मैं कुछ इस तरह बनाती हूँ और अगर इस फर्स्ट फॉर्म के मैं एक मिरर यहाँ पे लगा देती हूँ
तो इसका जो दूसरा आइसोमर है कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी ये OH यहाँ दिखेगा और ये H यहाँ दिखेगा। ठीक है, अब ये हमारा एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम स्ट्रक्चर 1 दे देते हैं और इसको स्ट्रक्चर 2 दे देते हैं। इसी तरह से अगर ये जो OH है, अगर ये यहाँ पे इन स्ट्रक्चर्स में ये दोनों ऑपोजिट साइड है, आप देख सकते हैं, हो भी तो सकता है कि ये दोनों OH किसी स्ट्रक्चर में एक ही साइड हो, तो मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाती हूँ जहाँ पे ये दोनों एक ही साइड हों। और अगर मैं इस स्ट्रक्चर के कोई प्लेन लगा दूं, बीच में मिरर प्लेन लगा दूं, तो ये स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से दिखेगा मिरर की अदर साइड में। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास 3 और ये स्ट्रक्चर है हमारे पास 4। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हमारे पास 4 स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अब मैं स्ट्रक्चर 1 और 2 की बात करती हूँ। देखिए बच्चों कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी हैं। वैसे ही अगर मैं 3 और 4 की बात करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करती हूँ। मान लीजिए इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे मान लूं और इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे मान लूं, तो अगर मैं इसको इसके ऊपर उठा के रखूं तो क्या ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं? अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे उठा के रखूंगी तो ये अल्कोहल वाला ग्रुप हाइड्रोजन के ऊपर आएगा और ये हाइड्रोजन अल्कोहल के ऊपर आएगा, यानी ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे। तो फर्स्ट तो ये है कि ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है और दूसरी चीज है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है, यानी दोनों क्राइटेरिया से पता चलता है कि ये तो एनेंशियोमर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम ही क्राइटेरिया रखता है कि ये दोनों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के मिरर इमेजेस हैं और अगर मैं स्ट्रक्चर को एज इट इज इसके ऊपर उठा के रखूं तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, यानी 3 अगर हम रिलेशन देखें तो 1 and 2 and 3 and 4 ये जो चारों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपस में नहीं, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे की एनेंशियोमेरिक रिलेशन रखती है, ये एनेंशियोमर्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर 1 and 3 की बात करूं, और इसको बीच में भूल जाऊं, मान लीजिए ये प्लेन है, तो क्या अगर मैं स्ट्रक्चर के बीच में कोई मिरर प्लेन लगा दूं तो क्या मुझे वो मिरर की तरफ इस तरह का दिखेगा? अगर मैं इस स्ट्रक्चर के बीच में कोई मिरर लगा दूं तो क्या मुझे वो स्ट्रक्चर की मिरर के उधर की साइड इस तरह का दिखना चाहिए? नहीं, मुझे इस तरह का नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो OH ऑपोजिट साइड है और यहाँ OH सेम साइड है। उसी तरह से अगर मैं इसके और इसके बीच में मिरर लगा दूं तो क्या मुझे वो इस तरह का दिखेगा? तो मुझे ये नहीं दिखेगा। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो रखते ही हैं, वो तो मेन क्राइटेरिया है, लेकिन जिसमें 2 कायरल सेंटर्स हों और जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं हैं, इस तरह के जो आइसोमर्स हैं उनको हम कहते हैं डायस्टीरियोमर्स। यानी हमारे पास 1 and 3 हमारे पास डायस्टीरियोमर है और 1 and 4 भी हमारे पास डायस्टीरियोमर है, क्योंकि 1 and 4 भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हैं। उसी तरह से हमारे पास 2 and 3 डायस्टीरियोमर है एंड 2 and 4 भी डायस्टीरियोमर है। 2 and 4 भी डायस्टीरियोमर है, क्योंकि ये भी हमारे पास मिरर इमेजेस नहीं है। इस तरह के एग्जाम्पल को हम कहते हैं डायस्टीरियोमर्स। ठीक है बच्चों, ये कुछ फर्स्ट एग्जाम्पल था जिससे हमने प्रैक्टिस की। आगे मैं कुछ और एग्जाम्पल्स बताऊंगी
डायस्टीरियोमर्स को और हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें एक और जो मैं की पॉइंट आपको डायस्टीरियोमर्स के बारे में बताऊं वो ये है कि जैसे कि हमने एनेंशियोमर्स के बारे में बात की थी, एनेंशियोमर्स में सभी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी आइसोमर्स की सेम होती है। जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ओनली ऑफ द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एनेंशियोमर हमने बात की थी कि जो एनेंशियोमर्स होते हैं उनकी ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, ठीक है। अगर उनमें डिफरेंस होता है तो डिफरेंस ओनली होता है उसका प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन का, ठीक है, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लेकिन बच्चों जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं इसमें डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज भी रहता है और डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज भी रहता है। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफर करेंगी और इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर करेंगी। जैसे हम बात कर सकते हैं इसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद सॉल्युबिलिटी इस तरह से। फिर उसके बाद हम इसमें डेंसिटी, उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट ले सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरह की जो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिफर करेंगी। अब इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस में क्यों आता है बच्चों, क्योंकि मैं बताती हूँ आपको। जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था एनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर का, तो उसमें देखिए मान लीजिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि क्यों इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है। मान लीजिए मैं एक डायस्टीरियोमर का नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूं। हमारे पास है CH3 C2H5, ये H है, ये H है, ये Br है और ये Br है, ठीक है। ये हमारे पास एक है। अब इसका मैं प्लेन के थ्रू बना रही हूं मिरर इमेज, हमें कुछ इस तरह की मिलेगी Br C2H5, ठीक है। अब मैं एक और इसका रिलेशन बना रही हूं जिसमें H Br और C2H5, ठीक है। और मैं अब बना रही हूं इसकी मिरर इमेज H Br H CH3 and C2H5, ठीक है। मैंने इसको नंबरिंग कर दी है 1 2 3 and 4, ठीक है बच्चों, 1 2 3 and 4। अब हम बता सकते हैं कि 1 and 2 तो एनेंशियोमर है, आपको आगे होगा देखना, एंड 3 and 4 भी एनेंशियोमर है, ठीक है। अब मैं बात करूं 1 and 3 and 1 and 4 और 2 and 3 and 2 and 4, ये सब डायस्टीरियोमर्स हैं, ठीक है। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बच्चों की। देखिए अगर हम कोई एनेंशियोमर ले रहे हैं तो जितना स्ट्रक्चर में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये अपने आइसोमर में मेंटेन कर रहा है। यानी देखिए अगर यहाँ H और Br के बीच में इतना डिस्टेंस है तो इसके मिरर इमेज में भी इतना ही डिस्टेंस है। यानी अगर यहाँ Br CH3 के पास है तो यहाँ पे भी Br CH3 के ही पास है। यहाँ H इथाइल के इस तरफ है तो यहाँ पे भी H इथाइल के इस तरफ ही है।
इसी तरह से हम उसमें रिलेशन देख सकते हैं, इन दो एनेंटियोमर में रिलेशन देख सकते हैं। लेकिन अगर हम दो डायस्टीरियोमर में रिलेशन देखें बच्चों, जैसे मान लीजिए हम देख रहे हैं 1 में एंड 3 में रिलेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे तो जो दो BR के बीच में अगर हम डिस्टेंस देखें तो दो BR के बीच में मान लीजिए ये इतना डिस्टेंस है। लेकिन इस वाले डायस्टीरियोमर और इस वाले इसमें देखिए कि इसके बीच में दो BR के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है, क्योंकि BR उधर शिफ्ट हो गया है। अगर हम 2 और 3 के बारे में बात करें, 2 और 3 के बारे में बात करें, तो यहाँ पे देखिए H के बीच में डिस्टेंस इतना है और यहाँ पे H के बीच में डिस्टेंस इतना बढ़ गया है। यानी जब हम डायस्टीरियोमर की बात करते हैं तो उसमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंज हो रहा है, लेकिन एनेंटियोमर्स में ऐसा नहीं होता। इसलिए ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंज होने की वजह से इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है उनमें भी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है बच्चों, इस वजह से ये डिफरेंट केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हम डायस्टीरियोमर्स को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं कि जनरली डायस्टीरियोमर्स को सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। बहुत सारे कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायस्टीरियोमर्स को सेपरेट करने की विधि, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या क्राइटेरिया, बेस्ड अपॉन बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है, इसको बॉइलिंग पॉइंट पे हम उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, ऐसा भी हो सकता है, या इसका हम सॉल्युबिलिटी पे क्राइटेरिया डिसाइड करें, डिपेंडिंग अपॉन सॉल्युबिलिटी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा लें, या फिर हम इसका क्रोमेटोग्राफी से भी सेपरेशन कर सकते हैं। हम इसका क्रोमेटोग्राफी से भी सेपरेशन कर सकते हैं। तो इस तरह का जो क्राइटेरिया है उसको हम देखते हुए जो है डायस्टीरियोमर्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब मैं कुछ आगे डिस्कशन करती हूँ डायस्टीरियोमर्स का। डायस्टीरियोमर्स में हमने बात की थी कि पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। अब मैं एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का एग्जांपल दूंगी जो एक तरह के डायस्टीरियोमर्स के रूप में हम उनको देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, ये सिस एंड ट्रांसफॉर्म है, इसको हम कहते हैं सिस और ट्रांस। अब बच्चों देखो कि इसका और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है, इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है। तो इस तरह के मिरर इमेजेस नहीं होने के कारण सिस और ट्रांसफॉर्म जो इन दोनों को हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इनको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और जो और भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे इनको हम कहते हैं सिस और ट्रांसफॉर्म को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये भी एक तरह के डायस्टीरियोमर्स होते हैं, ये भी एक तरह के डायस्टीरियोमर्स होते हैं। आगे मैं एक और एग्जाम्पल आपको शेयर करती हूँ आपके साथ, जिसमें मान लीजिए मैं एक रिंग स्ट्रक्चर बना रही हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे इसमें ये गलती कर जाते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे BR है और यहाँ पे मेरे पास CL है, वेज पे मेरे पास यहाँ BR है और यहाँ पे मेरे पास CL है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो मुझे अगर मैं इसकी वेज पे बनाऊं तो ये भी मुझे वेज पे ही दिखने चाहिए थे, कहीं अपन से कोई और गलती ना हो जाए। अब ये देखिए अगर ये एनेंटियोमर होते तो उस साइड भी आपको वेज पे ही दिखाई देते, लेकिन यहाँ पे देखिए इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है मैंने
इनका जो ओरिएंटेशन है Cl का वो यहाँ पे चेंज कर दिया है, यानी ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है। तो इस तरह से ये एक दूसरे की ये नॉन मिरर इमेजेस हैं, नॉन मिरर इमेजेस। तो इस तरह की भी गलती आपसे करवाई जा सकती है। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखना ज़रूरी है अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। तो आगे की आने वाली क्लास में हम कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो आज अभी तक के लिए थैंक यू।